एक खूबसूरत बीच पर रात के अंधेरे में कुछ दोस्तों की पार्टी पूरे जोरों पर चल रही थी। चारों तरफ म्यूजिक, मस्ती और ड्रिंक्स का माहौल था। सभी लोग इतने ज्यादा मस्ती में डूबे हुए थे कि उन्हें वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तभी पार्टी करते करते उनकी नजर रेत पर पड़ी। एक बहुत ही अजीब और बड़ी सी चीज पर जाती है। नशे और मस्ती में चूर इन दोस्तों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चीज आखिर है क्या। वो बिना कुछ सोचे समझे उस अनजान चीज का मजाक उड़ाने लगते हैं और मजाक मजाक में ही वो उस चीज को तोड़कर डैमेज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली कचरा या पत्थर होगा। उसे वो वहीं इग्नोर करके अपनी पार्टी में वापस लग जाते हैं। रात काफी बीत चुकी थी और हद से ज्यादा एंजॉय करने के बाद सभी दोस्त बुरी तरह थक जाते हैं। जिसे जहां जगह मिलती है वो वहीं सो जाता है। कोई अपनी गाड़ियों में तो कोई किसी ऊंची जगह पर। अगली सुबह सूरज की किरणें बीच पर पड़ती हैं और एक एक करके सभी की आंखें खुलना शुरू होती हैं। इन्हीं में से एक लड़की थी मार्शा। आंख खुलते ही मार्शा को अपनी बॉडी में बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे लगातार वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद ये कल रात की हेवी ड्रिंकिंग और हैंगओवर का नतीजा है, लेकिन मार्शा अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। उसे कुछ तो बहुत ही अजीब और डरावना फील हो रहा था। तभी कार में बैठी उसकी एक दोस्त की नजर बाहर रेत पर पड़ती है। वहां सैंड पर रेत के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो सैंड अचानक से उस कौवे को अपने अंदर खींचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नॉर्मल रेत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और जानलेवा दलदल हो। कौवा तड़पता है और पलक झपकते ही रेत के अंदर गायब हो जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाते हुए अपनी दोस्त मार्शा से कहती है, मार्शा, अपने पैर रेत पर मत रखना, वहां खतरा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि मार्शा अपनी दोस्त की बात समझ पाती, उसका पैर उस जानलेवा रेत पर पड़ चुका था और देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर खींचने लगती है। मार्शा घबराकर अपने पैर को बाहर निकालने की पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन वो रेत किसी चुंबक की तरह उसे जकड़ चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए मार्शा अपने हाथों का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके हाथ भी उसी रेत में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब मार्शा खौफ से कांप रही थी और दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। उसके दोस्त उसे तड़पता हुआ देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नीचे नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी उस रेत पर कदम रखता उसका भी यही अंजाम होता। मार्शा की ये दर्दनाक हालत देखकर कार में बैठा उसका एक दोस्त खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे बचाने के लिए बाहर निकल आता है। बाकी सब उसे चीख चीख कर मना करते हैं, मत जाओ, रुक जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। जैसे ही वो लड़का सैंड के ऊपर भागते हुए जाता है, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे मुंह के बल रेत पर गिर पड़ता है। अब जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मुंह के बल गिरने की वजह से उसके चेहरे की स्किन उस भयानक रेत से बुरी तरह चिपक जाती है। वो चीखते हुए खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रेत ने उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया था और उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया था। उसे बचाने के लिए उसके दोस्त कार स्टार्ट करके उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानो किस्मत ही खराब थी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। तभी टावर पर बैठा उनका एक और दोस्त उस लड़के की तरफ एक रस्सी फेंकता है, लेकिन वो लड़का अब इस हालत में ही नहीं था कि वो अपने हाथ बढ़ाकर उस रस्सी को पकड़ सके। और देखते ही देखते उन सब के सामने उस लड़के की पूरी बॉडी तड़पते हुए उस खौफनाक सैंड के अंदर समा जाती है। अपने दोस्तों को इस तरह बेमौत मरता देख बचे हुए सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। उनके चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता था। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर जल्द ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो सब भी मारे जाएंगे। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा एक लड़का एक बार फिर पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार टस से मस नहीं होती। तभी उनकी नजर थोड़ी दूरी पर एक ड्रम पर पड़ती है। उस ड्रम के अंदर एक हेल्दी मोटा सा आदमी फंसा हुआ था और वो ड्रम रेत के ऊपर मूव कर रहा था। ये देखकर सभी दोस्त चिल्लाने लगते हैं, प्लीज तुम हिलना बंद कर दो, अगर तुम नीचे गिरे तो ये रेत तुम्हें जिंदा निगल लेगी। ड्रम वाला आदमी उनकी बातें सुनकर झल्ला जाता है और कहता है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? दरअसल कल रात जब ये सब खौफनाक घटनाएं हो रही थीं, तब वो आदमी गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता है तो वो छटपटाने लगता है। उसे शांत रखने के लिए एक लड़का झूठ बोल देता है कि घबराओ मत,
हमने मदद के लिए कॉल कर दिया है। अगले 2 घंटे में रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँचने वाली है। ये सुनकर वो ड्रम वाला आदमी थोड़ा रिलैक्स होकर मान जाता है, जबकि असलियत तो ये थी कि कोई मदद नहीं आने वाली थी। वो सब इस मौत के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। तभी मार्शा की एक दोस्त के दिमाग में एक बहुत ही खौफनाक ख्याल आता है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, कल रात हमने इसी बीच पर पार्टी की थी, तब तो इस रेत ने हमें कुछ नहीं किया, और हमारे बाकी दोस्त कहाँ गए जो रेत पर सोए थे। ये सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि रात में रेत पर सोए हुए उनके सारे दोस्त उस अनजान चीज का शिकार हो चुके हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये लोग सिर्फ इसलिए जिंदा बच गए क्योंकि ये या तो अपनी कारों के अंदर सोए थे या फिर किसी ऊंची जगह पर। इतनी ही देर में वो ड्रम वाला आदमी धूप और गर्मी से परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका एक दोस्त तरस खाकर उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है, जिसे लगाने पर उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी उन सभी की नजर उस चीज पर जाती है जिसे उन्होंने कल रात मस्ती में तोड़ दिया था। दिन की रोशनी में अब वो चीज साफ दिखाई दे रही थी। वो कोई मामूली चीज नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा अंडा था जिसे उन्होंने कल रात तोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अंडा टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका सीधा सा मतलब था कि उसके अंदर जो भी क्रिएचर था वो अब बाहर आ चुका है, और वही क्रिएचर इस सैंड के नीचे छुपकर उन सब का शिकार कर रहा है। ये कंफर्म करने के लिए मार्शा की दोस्त रेत पर एक चीज फेंकती है और सैंड तुरंत उसे अपने अंदर खींच लेती है। अब ये साबित हो चुका था कि मौत उनके ठीक नीचे उनका इंतजार कर रही है। ये सब देखकर जोना कहता है कि हम हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके एक स्केटबोर्ड उठाता है और कार से निकलकर पास रखी एक टेबल तक पहुंचने का रिस्क लेता है। वो स्केटबोर्ड को रेत पर रखकर बड़ी ही सावधानी से उस पर चलने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचने वाला होता है, उसका स्केटबोर्ड स्लिप हो जाता है। जोना का पैर फिसलता है और वो उस खौफनाक रेत के बेहद करीब पहुंच जाता है। तभी सैंड के अंदर से कोई अनजान और खौफनाक चीज तेजी से बाहर निकलती है और जोना के पेट को चीरती हुई टच कर जाती है। लेकिन जोना गजब की हिम्मत दिखाता है और बिना 1 सेकंड गवाए फौरन छलांग लगाकर टेबल के ऊपर चढ़ जाता है। टेबल पर एक बैग रखा था जिसमें कुछ स्नैक्स थे। भूख और कमजोरी से बेहाल जोना एक केला खाता है, लेकिन उसे तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। और जब वो अपने पेट की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पेट गहरे और भयानक जख्मों से भरा हुआ था और उसमें से लगातार खून बह रहा था। उसकी ये दर्दनाक हालत देखकर उसके दोस्त बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन जोना मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम सब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। अपने दोस्तों की प्यास बुझाने के लिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना टेबल से ड्रिंक्स उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन तभी उसके पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसकी दोस्त उसे इस तरह तड़पता देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। जोना उसे हिम्मत देते हुए कहता है, रो मत, हम सब स्ट्रांग है ना, और ये कहकर वो वहीं टेबल पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की को याद आता है कि उन सबके मोबाइल फोन कार की डिग्गी में रखे हुए हैं। अगर उन्हें वो फोन मिल जाएं तो वो पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन कार की डिग्गी बाहर से ही खुल सकती थी और बाहर जाने का मतलब था सीधी मौत। तभी एक लड़की हिम्मत जुटाती है और कहती है, मैं ट्राई करूंगी। सुरक्षा के लिए एक दूसरी लड़की उसे कपड़े के एक टुकड़े से पकड़कर रखती है ताकि वो रेत पर न गिर जाए। वो लड़की बहुत मुश्किल से डिग्गी तक पहुंचती है, लेकिन डिग्गी खुल ही नहीं रही थी। तब जोना की दोस्त उसे एक लोहे की रॉड पकड़ाती है। रॉड की मदद से काफी मशक्कत के बाद वो लड़की आखिरकार डिग्गी खोल लेती है, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो वहां के बीच का पेट्रोल का सुपरवाइजर था। सबकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आ जाती है। लेकिन इसी बीच जिस लड़की ने डिग्गी खोली थी, अचानक वो डिग्गी धड़ाम से नीचे गिरती है और उस बेचारी लड़की की उंगलियां डिग्गी के बीच में बुरी तरह फंसकर कुचल जाती हैं। वो दर्द से चीखने लगती है। सुपरवाइजर अपनी गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचता है और गाड़ी से बाहर निकलने लगता है। सभी दोस्त उसे चीख चीख कर रोकते हैं, प्लीज रेत पर पैर मत रखना, नीचे मत आओ। लेकिन सुपरवाइजर को लगता है कि ये सब नशेड़ी बच्चे हैं जो ड्रग्स लेकर ड्रामा कर रहे हैं। पर जैसे ही वो सुपरवाइजर रेत पर पैर रखता है, सभी हैरान रह जाते हैं। सैंड उसे अपने अंदर नहीं खींचती। सबसे पहले वो जोना के पास जाता है और उसके पेट के खौफनाक जख्म देखकर दंग रह जाता है। फिर वो उस ड्रम वाले आदमी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। सुपरवाइजर कहता है, मैं अभी अपनी टीम को बुलाता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा
तुम लोग ये क्या पागलपन कर रहे हो? तभी जोना की दोस्त रोते हुए कहती है, हमारी दोस्त की उंगलियां डिग्गी में फंसी हैं, प्लीज उसकी मदद करो। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसे निकालने की कोई खास कोशिश नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगती है। सुपरवाइजर चिढ़ते हुए कहता है, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? आखिर ड्रामा क्या है? वो चिल्लाकर जवाब देती है, क्या आपको दिख नहीं रहा हम किस मुसीबत में हैं? इस रेत ने हमारे 2 दोस्तों को जिंदा निगल लिया है। सुपरवाइजर हंसते हुए कहता है, मुझे ही बेवकूफ बनाने के लिए मिले थे? अगर ऐसा है तो देखो, मैं भी तो इसी सैंड पर खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सुपरवाइजर गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन इसी हड़बड़ी में उसकी गाड़ी की चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, नहीं, सैंड पर हाथ मत लगाना। पर वो घमंडी सुपरवाइजर किसी की नहीं सुनता। जैसे ही वो अपनी चाबियां उठाने के लिए सैंड को छूता है, खौफनाक क्रिएचर उसके हाथ को जकड़ लेता है। सुपरवाइजर घबराकर अपने दूसरे हाथ से पेपर स्प्रे निकालकर सैंड पर छिड़कता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। क्रिएचर इतनी जोर से खींचता है कि सुपरवाइजर का आधा हाथ कटकर शरीर से अलग हो जाता है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है और वो दर्द से तड़पते हुए उसी रेत में गिर जाता है। देखते ही देखते वो क्रिएचर उस सुपरवाइजर को भी रेत के अंदर घसीट लेता है। मौका देखकर जोना की दोस्त दूर से ही उस पेपर स्प्रे को उठा लेती है, क्या पता वो आगे काम आ जाए। अब जोना की दोस्त को एक बात समझ आ गई थी, सुपरवाइजर को शुरुआत में कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसने मोटे फाइबर्स वाले भारी जूते पहने हुए थे, जिनका टेक्सचर टॉवल जैसा था। वो तुरंत ऊपर टावर पर बैठे अपने दोस्त से कहती है, मेरी तरफ टॉवल्स फेंको, हम उन्हें अपने पैरों पर बांधकर यहाँ से निकल सकते हैं। उसका दोस्त टॉवल्स नीचे फेंकता है, लेकिन उन्हें कैच कराने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो टावर से सीधा नीचे सैंड पर गिर जाता है। और इस बार जो नजारा दिखा वो सबसे भयानक था। रेत के अंदर से बहुत सारे बालों या जड़ों जैसे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। वो टेंटिकल्स उस लड़के की पूरी बॉडी से चिपक जाते हैं और जिंदा ही उसका खून पीने लगते हैं। कुछ ही पलों में उसकी भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखकर ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जोना की दोस्त अब हार मानने वाली नहीं थी। वो अपने प्लान पर काम करती है। वो लोहे की ग्रिल का इस्तेमाल करके एक के बाद एक रास्ता बनाने लगती है। वो छलांग लगाकर कार की छत पर आती है और उस लड़की की फंसी हुई उंगलियों को आखिरकार आजाद कर देती है और उसके कटे हुए हाथ पर टॉवल बांध देती है। वो ड्रम वाला आदमी जो अब तक फंसा हुआ था, उसका शरीर अब सूजन की वजह से ड्रम के किनारों से छिलने लगा था। उसके शरीर से खून बहकर सीधा सैंड में जा रहा था। खून की महक पाते ही वो सारे खौफनाक टेंटिकल्स तेजी से उस ड्रम की तरफ बढ़ते हैं। वो टेंटिकल्स ड्रम को नीचे से खाली कर देते हैं और पलक झपकते ही उस भारी भरकम आदमी को ड्रम समेत रेत के अंदर खींच लेते हैं। एक और खौफनाक मौत। अब तीनों लड़कियों ने ग्रिल की मदद से कार से लेकर टेबल तक एक रास्ता बना लिया था। ब्लैक हेयर वाली लड़की सावधानी से जोना के पास पहुंच जाती है। अब बारी थी उस लड़की की जिसकी उंगलियां कट चुकी थीं। वो ग्रिल पर बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके कटे हुए हाथ से खून की एक बूंद सीधा सैंड पर गिरती है। एक बूंद खून और वो क्रीचर तुरंत बाहर आ जाता है। क्रीचर को देखकर वो लड़की इतना डर जाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे उस मौत के दलदल में जा गिरती है। क्रीचर बिना रहम किए उसे रेत के अंदर खींच लेता है। उधर ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने पैरों पर टॉवेल्स बांधकर सैंड पर चलने का रिस्क लेती है। टॉवेल्स की वजह से क्रीचर उसे महसूस नहीं कर पाता और वो सही सलामत सुपरवाइजर की गाड़ी की छत पर पहुंच जाती है। लेकिन गिरते वक्त सिर में गहरी चोट लगने के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जोना बुरी तरह जख्मी था और दूसरी लड़की बेहोश। धीरे धीरे दिन ढलता है और रात का अंधेरा छा जाता है। आधी रात को ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। वो दोनों मिलकर जख्मी जोना को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचते हैं, अचानक से एक बहुत बड़ा और खौफनाक टेंटिकल बाहर आता है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। इस बार वो टेंटिकल ग्लो कर रहे थे। उनमें से नीले रंग की खौफनाक लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त अब डरने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़ती है और वहां रखा हुआ एक गैस कैन उठा लेती है। वो बिना सोचे समझे पेट्रोल को गाड़ी के चारों तरफ और उस क्रिएचर के टेंटिकल्स के ऊपर उड़ेल देती है और अगले ही पल वो उसमें आग लगा देती है। ये क्रिएचर दर्द से भयानक आवाजें निकालते हुए तड़पने लगता है। आग की लपटों से जलते हुए उसकी ताकत जवाब दे जाती है
और वो खुद को बचाने के लिए वापस रेत के बहुत गहरे हिस्से में समा जाता है। मौका देखकर तीनों गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। रात भर की दहशत और थकान के बाद वो तीनों उसी गाड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह गाड़ी के पीछे कोई दस्तक देता है। आंख खुलती है तो बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। जोना की दोस्त झिझकते हुए अपना पैर सैंड पर रखती है, लेकिन इस बार रेत उसे अंदर नहीं खींचती। क्रिएचर कल रात की आग से शायद मर चुका था। ब्लैक हेयर वाली लड़की भी बाहर आ जाती है। दोनों आजाद हो चुकी थी, लेकिन उनकी ये खुशी तब मातम में बदल जाती है जब वो देखते हैं कि कार की पिछली सीट पर भारी खून बहने की वजह से जोना की मौत हो चुकी थी। जिसने सबकी जान बचाई वो खुद इस लड़ाई को हार गया। ये एक बहुत ही रुला देने वाला पल था। लेकिन दोस्तों रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मूवी के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें एक ऐसा सच पता चलता है जो होश उड़ा देता है। वो क्रिएचर कल रात की आग से मरा नहीं था। कैमरा पैन होता है और हम देखते हैं कि वो खौफनाक जीव रेत से निकलकर समंदर के रास्ते कहीं और आजाद घूम रहा है, और वो अब समंदर के रास्ते सीधा मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा है जहां लाखों लोग रहते हैं। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि अगर आप उस बीच पर होते तो क्या करते।